मैंने अपने पति की शक्लें देखी तो मेरा गुस्से से दिमाग खराब होने लगता था। मैंने क्या सोचकर शादी करी थी और क्या मिला था। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि छोटे से घर से फरार हो जाऊं और एक अलग दुनिया बसा दूं। कोई ऐसी जगह हो जहां मेरी हर ख्वाहिश चुटकी बजाते ही पूरी हो जाए। मैं अपनी जिंदगी में किसी एक ऐसे मर्द को चाहती थी जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करता और मेरी किसी बात को रद्द करना उसके बस में ही ना होता। लेकिन अचानक इस घड़ी में मैं इस आदमी से टकराई थी और इस आदमी से शादी कर बैठी थी। वे कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और मुझे अपनी ज़िंदगी में हर काम जल्दी में करने की आदत थी। शादी का फैसला भी शायद मैं जल्दबाजी में ही कर लिया था और इसी वजह से मुझे शादी को भुगतना पड़ रहा था। मैं दिन रात दुआ मांगती थी कि कोई ऐसा पल आ जाए कि मैं इस शादी से निकल जाऊं। मैं इस दिन रात की घुटन भरी शादी से तंग आ चुकी थी और फिर एक दिन हर दुआ की तरह मेरी ये भी दुआ कबूल हो गई थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिससे मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगी तो मुझे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। एक दफ़ा फिर लालच ने मेरे दिल में घर कर लिया था। मैंने अपने पति की मोहब्बत को नज़रअंदाज किया और आदमी के आसपास मंडराने लगी थी। वे और कोई नहीं, मेरे पति का ही दोस्त था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी गलती को सुधार लूँगी और अपने पति को छोड़कर उस आदमी के साथ एक नई ज़िंदगी आबाद करूँगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये गलती मेरी पहली गलती से भी ज़्यादा भयानक साबित होने वाली थी। मेरा नाम मरियम है और अपने नाम की तरह मुझे अपनी उड़ान का बहुत ज़्यादा शौक था। ज़मीन पर मेरे पाँव टिकते ही नहीं थे। आए दिन मेरे लिए किसी न किसी का रिश्ता आ जाता था और मैं किसी न किसी बहाने से मना कर देती थी। कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि कैसे लोग हैं जो मेरे लिए रिश्ता लेकर आते हैं। ना लड़की की शक्ल, ना कोई स्टेटस। मैं कैसे किसी ऐसे लड़के से शादी कर सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा ताल्लुकात एक गरीब घराने से था, लेकिन शादी तो मुझे किसी बड़े घर में ही करनी थी और यह बात मैंने साफ साफ अपने माँ बाप को बता दी थी। एक के बाद एक मैंने कई रिश्तों को ठुकरा दिया। मेरी खूबसूरती की वजह से हमारे घर पर लोग सवारी बनकर आते थे और मैं बड़े गरूर से उन्हें इनकार कर देती। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड था और मुझे यकीन था किसी की एक दिन मेरे लिए एक शहजादे का रिश्ता आएगा। मेरे बार बार इनकार ने मेरे घर वालों को मुझसे दूर कर दिया। खासकर मेरे पापा तो मेरी शक्ल से भी नफरत करने लगे थे। वे कहते थे कि ऐसी खूबसूरती का भी क्या फ़ायदा कि तेरा दिल सियाह हो गया है, तू आने वाले हर रिश्तों को ठुकरा देती है। एक दिन तुझे इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब्बा की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मैं कहती थी कि आप बाप होकर मुझे बद्दुआएं दे रहे हो। पापा कहते थे कि मैं तुझे बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, बल्कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरी खूबसूरती कुछ दिनों की है और वक्त के साथ ये खूबसूरती भी ढल जाएगी। मैं तेरे लिए एक नेक और अच्छे लड़के का रिश्ता देख रहा हूँ, तू वही शादी करना। मैं पापा से साफ कह दिया कि कोई नेक और शरीफ लड़के को अपनी छोटी बेटी के लिए संभाल कर रखो। मैं तो किसी बड़े घर आने में ही शादी करूँगी। मेरी ज़ुबान के आगे ही पापा ने मुझसे बात करना छोड़ दिया था। अम्मा तो वैसे भी मुझसे बहुत दूर रहती थी। वे अक्सर मुझसे कहती थी कि तू ना जाने किस पर चली गई है, और अम्मा की बात सच थी। मेरे पूरे घर में मेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं था और इसी बात पर मुझे बहुत ज़्यादा घमंड था। मेरी छोटी बहन सांवले रंग की मालकिन थी, लेकिन मेरी रंगत बहुत ही निखरी हुई थी। फिर एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि वहाँ मैंने एक खूबसूरत से लड़के को देखा। वह गाड़ी से उतरा था और उसे देखकर मेरा दिल वहीं पर अटक गया और मैं यही सोच रही थी कि अगर ये लड़का मुझे मिल जाता तो क्या बुरा होता। यही सोचकर मैं अपने कदमों को सुस्त कर लिया और बड़े धीरे धीरे उसके बराबर से गुजरी, ताकि उसकी नज़र मेरे हुस्न पर पड़े और वह खुद मेरा दीवाना हो जाए। और शायद मैं कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि मैं उसके बराबर से गुजर कर आगे निकली थी और वह मुझे ऐसा लगा था कि वह मुझे देख रहा है। ऐसे कैसे मुमकिन था कि मैं किसी के बराबर से गुजरूं और वह मुझे देखे ना। लेकिन ये कुछ सेकंड ही मुलाकात थी। सारा वक्त मेरे दिमाग में इस लड़के का खूबसूरत चेहरा ही चला था और मैं यही सोचती रही कि अगर उस जैसा आदमी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो मेरी किस्मत संवर जाएगी और मेरा तो दिन ही बदल जाएंगे। मेरा पता नहीं उससे मेरी मुलाकात कहाँ पर होती। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। वह वहाँ पर शायद किसी काम से आया था। उसी के बारे में सोचते सोचते मुझे नींद लग गई। अगली सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी तो मेरे पापा ने नाश्ते की दस्तरखान पर मुझसे कहा कि देख मरियम ने तेरे लिए तेरी फूफो ने अपने फराज का रिश्ता भेजा है, तू कहे तो मैं हाँ कर देता हूँ। देख भाला बच्चा है, बहुत अच्छा कमाता है,
हमारे हक में तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं पहले ही दस्तरखान पर रखे चाय पराठे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था और आज फिर अम्मा ने अंडा नहीं बनाया था और फिर वही सुबह सुबह बातें चल रही थी। मेरा दिमाग गर्म हो गया था और मैं गुस्से से कहा कि अब्बा, अगर फराज जैसा हलाल कमाते हैं तो मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। ये सूखे चाय पराठे मुझे खाने नहीं हैं। हम इसमें एक अंडा खाने के लिए भी तरसते हैं। तुम अपनी बहन से कह दो कि अपने जैसे किसी घर में रिश्ता डाल दे। मुझे नहीं करनी उस चपरासी बेटे से शादी। ये कहकर मैं गुस्से से उठ खड़ी हो गई तो पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा ने खामोश नज़र मुझ पर डाली। शायद मेरी बातों ने उन्हें तकलीफ पहुंचाई थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी पापा ने बहुत मेहनत करके हमको हलाल की रोटी खिलाई थी और मैं अब्बा की सारी मेहनत को अपने चंद लफ्ज़ों से तार तार कर चुकी थी। मैं बिना नाश्ता किए हुए वहाँ से निकल गई। दिल तो चाह रहा था कि सारी दुनिया तहस नहस कर दूं। तेज तेज कदम उठाते हुए मैं कॉलेज के सामने पहुंची तो एक लम्हे के लिए मेरे कदम रुक गए। सामने वही काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और वह लड़का भी बाहर खड़ा था। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उस लम्हे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह मेरे इंतज़ार में ही खड़ा हो। इस सारी बात ने मेरे सारे गुस्से को शांत कर दिया था और मैं हवाओं में उड़ने लगी। रात भर जिसे सोचा था वह सामने मेरे खड़ा था। यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मैं उसके करीब से गुजरने लगी तो उसने खुद मुझे आवाज़ देकर रुकाया। मैं भी यही चाहती थी, सो मैं रुक गई। यह भी नहीं सोचा कि आसपास से गुजरते हुए लोग सोचेंगे तो क्या सोचेंगे। कॉलेज की और लड़कियां भी इस कॉलेज में दाखिल हो रही थी। वे सब पलट पलट कर मुझे देख रही थी, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ उस आदमी पर थी जो मेरी किस्मत को बदलने के लिए हैसियत रखता था। मैं उसके सामने खड़ी हुई तो उसने फौरन कहा कि मेरा नाम काशिफ है। ये सुनकर मैं भी धीरे से कहा कि मेरा नाम मरियम है। वह कहने लगा कि आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है। उसने अपना फ़ोन नंबर मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। किस्मत खुद चलकर मेरे पास आई थी, मैं कैसे इनकार कर देती। मैंने फौरन उसका नंबर पकड़ लिया और कॉलेज में दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही मेरी नज़र सीमा पर पड़ी, जो मेरे ही इलाके में रहा करती थी। उसने गौर से मुझे देखा और पूछा, कौन है ये? मुझे कोई जवाब ना पड़ा तो मैंने झूठ कह दिया कि मेरा होने वाला पति था। तुम्हें कोई मतलब? ये सुनकर वह सब हैरान हो गए और कहने लगी, मरियम तेरी किस्मत तो असल में ही बहुत अच्छी है। क्लास का वक्त हो चुका था और मैं अपनी क्लास में आ चुकी थी। सारा दिन मैं उसी के बारे में सोचती रही। घर गई तो मेरे दिमाग में वही आदमी सवार था और फिर मैं रात में उसके नंबर पर कॉल लगाया, जैसे कि वह मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर हम दोनों के बीच में बातें होती रही और फिर मैंने कहा कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि किसी भी गैर आदमी से बातचीत शुरू कर दूँ। अगर तुम इतने ही मुझसे मोहब्बत करते हो तो रिश्ता भेज दो। मैं दरअसल मेरे घर वालों को मेरी शादी की फिक्र लगी रही थी। इससे पहले कि मेरा रिश्ता किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ तय होता, मैं काशिफ को ही फंसाना चाहती थी और इस तरीके से मैं उसकी नज़रों में पाक साबित हो जाती और वह मुझे बदकिरदार भी नहीं समझता। वह तो पूरे तरीके से मेरे हुस्न का दीवाना हो चुका था। कहने लगा कि उसे कोई एतराज़ नहीं है और फिर उसने मुझे अपना एड्रेस ले लिया। इससे पहले कि एक तूफ़ान आ गया। सुबह के वक्त जब मैं नाश्ता कर रही थी, जब भी सीमा हमारे घर के दरवाजे पर आ गई। वे पूरी तरीके से तैयार थी। कहने लगी, चलो मैं कॉलेज जा रही थी, देखा तो तुम्हें भी ले लूं। उसका इस तरीके से मेरे दरवाजे पर आना मुझे खटक रहा था और फिर वही हुआ जिसका डर था। वह बात ही बातों में अम्मी से कहने लगी कि खाला मुबारक हो, तुमने मरियम का रिश्ता तय कर दिया, शादी होने वाली है और आपने हमें मिठाई भी नहीं खिलाई। ये सुनकर अम्मा अब्बा हैरानी से सीमा की तरफ देखने लगे तो वे मुस्कुरा कर कहने लगी कि वह तो कल मरियम का होने वाला पति उसे छोड़ने के लिए आया था, तो मैंने देख लिया था। तभी उसने मुझे बताया कि उसका होने वाला पति, हमें तो पता भी नहीं चलता। सीमा के कमीनेपन पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने आज जानबूझकर मेरी हकीकत ऐसे खोली थी। वह मेरी खूबसूरती से जलती थी, उसे मुझसे नफरत थी और आज उसने अपनी नफरत निकाल ली थी।
शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं झूठ बोल रही थी। उसी झूठ को रखने के लिए वे मेरे दरवाजे पर आ पहुंची थी। अम्मी और अब्बा मुझे बहुत ही बुरी नज़रों से देख रहे थे। मैंने सीमा से कहा कि तुम चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, मेरा नाश्ता भी बाकी है। वह अम्मा अब्बा को सलाम करके निकल चुकी थी। वैसे भी उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसके जाते ही पापा ने मुझे घूर के देखा और कहने लगा कि तू क्या करती फिर रही है? क्या तू इसी वजह से शादी से मना कर रही है कि हमें बिना बताए शादी करके बैठ जाए? मैंने पापा से कहा कि आपको गलत फहमी है, वह लड़का मुझे पसंद करता है, वे रिश्ता भेजना चाहता है। मैं आपको बताने ही वाली थी। वह तो ऊपर वाले का शुक्र है कि रात को ही मैं काशिफ से रिश्ते वाली बात कर चुकी थी। तो पापा ने कहा ठीक है, उससे कहो कि रिश्ता भेज दे और अपनी इज्जत से तुम्हें रुखसत करवा कर ले जाए। इससे ज्यादा बदनामी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सारी जिंदगी शराफत के सिवा मैंने कमाया ही क्या है? रूखी सूखी रोटी खाता हूँ, लेकिन लोगों की नज़रों में मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत है। पापा की बातों से मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती थी कि खाली इज्जत से भला क्या होता है? ना ही पेट भरता है और ना ही ख्वाहिश पूरी होती है। मैं खामोशी से घर से निकल पड़ी थी। काशिफ कॉलेज के रास्ते में मिल गया। उसने गाड़ी रोकी तो मैं उसके साथ ही गाड़ी में बैठ गई और उससे कहा कि मुझे किसी सुकून की जगह पर ले जाओ। वह मुझे एक छोटे से होटल में ले गया। मैंने उससे कहा कि आज मुझे अपने घर वालों को भेज दो, मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। वे कहने लगा कि मेरे घर वालों में सिर्फ मेरी एक शादीशुदा बहन है, मैं उससे बात करता हूँ, वे शाम में रिश्ता भेज दूंगा। सादगी से शादी कर लेते हैं, ज़्यादा धूमधाम की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं राज़ी हो गई। फ़िलहाल मैं सिर्फ अम्मा अब्बा के घर से निकलना चाहती थी और काशिफ के बड़े से महल में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। बाकी की सारी ख्वाहिश मैं बाद में भी पूरी कर सकती थी। और ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी कि ससुराल के नाम से झंझट कोई नहीं थी। शादीशुदा बहन भी अपने घर की थी, मेरी ज़िंदगी में कोई दखल करने वाला भी नहीं था। मैं सुकून से अपनी अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सकती थी। काशिफ ने मुझे भरोसा दिला दिया था कि शाम को उसकी बहन आ जाएगी और शाम को उसकी बहन आ भी गई। वे बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी और अच्छी लग रही थी। उसने रिश्ते की बात करी और जल्दी से शादी को भी कह दिया। अम्मी अब्बा को सोचने के लिए वक्त मांगा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन मैं खामोश रही। फिर अब्बा ने थोड़ी सी मालूमात करी और घर आकर मुझसे पूछने लगे कि तुम वाकई में काशिफ से शादी करना चाहती हो? क्या तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है? मैंने अब्बा से कहा कि हाँ, मुझे काशिफ से शादी करनी है। जितना मुझे जानना था मैं जान चुकी हूँ। अब्बा कहने लगे ठीक है, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो मुझे क्या एतराज़ होगा, वैसे भी लड़का अच्छा ही है। ये कहकर अब्बा ने मुझे और ज़्यादा आराम से डाल दिया था और फिर शादी हो गई। जैसे मैं रुखसत होकर अपनी ससुराल के दरवाजे पर पहुंची, मेरे होश उड़ गए। वह कोई बड़ा आलीशान बंगला सा नहीं था, बल्कि मेरे घर से भी छोटा 1-2 कमरों का एक मकान था। मैंने घबरा कर काशिफ से पूछा कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो? तो मुस्कुराता हुआ मुझे देखकर कहने लगा कि यही तो मेरा घर है। ये सुनकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। कितनी बड़ी और महंगी गाड़ी रखने वाले आदमी के पास इतना सा छोटा सा घर था? इससे पहले कि मैं और कुछ ज़्यादा सवाल जवाब करती, मेरी ननंद मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर के अंदर ले गई और एक छोटे से कमरे में बिठा दिया, जहाँ मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल था। वे कहने लगी कि इसे वापस अपने ससुराल जाना होगा, उसकी सांस की तबीयत ठीक नहीं है। अगर काशिफ के साथ तो मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारना शुरू कर दूं। ये कहकर वे यहाँ से चली गई, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर एक टाइम भी रुकना बहुत मुश्किल हो गया। थोड़ी देर बाद काशिफ कमरे में आया तो मैंने उसे अजीब सी नज़रों से देखा और कहा कि तुम मुझे ऐसा धोखा कैसे दे सकते हो? मेरी बात को सुनकर काशिफ परेशान हो गया। कहने लगा कि मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? शादी का वादा किया था और देख लो शादी कर ली मैंने तुमसे। मैंने कहा ये इतना छोटा सा घर तुम्हारा है? मुझे तो लगा कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। मेरी बात सुनकर काशिफ का रंग उतर गया। वह कहने लगा कि तुमने मुझसे पहले ऐसी बात कब की थी? मुझे तो यही लगा था कि मेरी तरह तुम भी मेरी मोहब्बत में पड़ चुकी हो। मैंने बहुत ज़्यादा गंदे लहजे में कहा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की हकदार नहीं हूँ। मुझे एक अच्छा और एक बड़ा घर चाहिए। अच्छी सी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मैं अपनी ख्वाहिश मार कर नहीं जी सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वे खामोश हो गया और कहने लगा कि वे एक अच्छी नौकरी करता है, हमारा गुजारा हो जाएगा। ये किराए का घर है, उसका अपना कोई घर नहीं है। तब तक वह अपने दोस्त के साथ रह रहा था और एक गाड़ी भी उसके दोस्त की थी। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा। जिस गाड़ी को देखकर मैं उस पर फिदा हुई थी वह तो उसके दोस्त की थी।
ये बात ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी और सुबह होते ही अपना सामान पैक किया। काशिफ मुझे रुकाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मैं तुम जैसे गरीब इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं और मैं ऊंची ज़िंदगी चाहती हूँ। मैं अपना सामान समेट कर दरवाजे पर पहुंची तो अब्बा मुझे देखकर हैरान हो गए, और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है तो अब्बा ज़ोर से कहने लगे कि मैं तो तुमसे पहले ही पूछा था, क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो? क्योंकि मैं जब मालूमात की थी तो मुझे पता चल गया था कि वो बहुत ही गरीब और शरीफ लड़का है। और यही बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरानी वाली थी कि तुम्हें तो गरीब और शरीफ लड़कों से नफरत थी, फिर तुमने उसे कैसे चुन लिया? दरअसल ये बात है कि तुमने गलतफहमी हो गई थी, लेकिन जो भी है, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम मेरे घर में 2 घंटे और या 1 घंटे के लिए मेहमान बनकर आ सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हैं। तुमने सच में बहुत अच्छा पति मिला है। वापस जाकर अपना घर संभालो, मैं तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं दूंगा। यह कहकर अब्बा ने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए और मैं हक्का बक्का रह गई। अब्बा की बातों का मतलब मुझे समझ आ गया था। मेरे बाप ने जानबूझकर मुझे हकीकत छुपाई थी, मुझे इस बात की हकीकत नहीं बताई थी। मुझे अपने घर पर आए कुछ दिन ही गुजरे थे कि पीछे से काशिफ भी चला आया। वह मुझे लेने के लिए आया था और मेरे पास उसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर मैं उसी के साथ छोटे से घर में वापस लौट चुकी थी, क्योंकि फिलहाल वही मेरा आखिरी सहारा था। मैं उसके साथ वापस घर पहुंची तो उसने गलतफहमी घेर ली। उसे लगा कि मैं उसे कबूल कर लिया है, लेकिन फिलहाल उसे कबूल करना मेरी मजबूरी थी। मेरी नज़र में वह धोखेबाज था जिसने अपने दोस्त की गाड़ी दिखाकर मेरे साथ धोखा किया था। यह अलग बात है कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसकी मोहब्बत को उसकी गाड़ी की वजह से ही कबूल किया है। उसने घर लाकर मुझे मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी और जैसे मुझे छूने की कोशिश करी, मैंने उसके हाथ को धक्का दिया और उठकर अपने कपड़े बदल दिए। वे बेचारा हक्का बक्का रह गया था, उसकी गलतफहमी ख़त्म हो चुकी थी। वे जान गया था कि मैं अभी भी अपनी खुशी से नहीं आई हूँ। वे खामोश निगाहों से मुझे तक रहा था, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। मेरी नज़र में तो मैं ही मासूम थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ था। मैंने उस टाइम अपना सब कुछ सामान फेंका और बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। पहली रात मैंने भी ऐसा ही किया था। वे सारी रात मैंने अंगारों पर गुजारी थी और काशिफ भी जागता रहा था, लेकिन उसने मुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करी। शायद वह टूट चुका था और इस वक्त से गुजर रहा था। और फिर हमारे खामोशी से दिन गुजरने लगे। ना मैं उससे बात करती थी और ना ही मैं किसी उसके बात का जवाब देती थी। वह मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी। मेरी नज़र में वह तोहफे भी देता था, लेकिन उसके तोहफे कीमती नहीं होते थे। मैं इन मामूली चीज़ों को देखती तो मेरा दिल और ज़्यादा जलने लगता। एक दिन वह मेरे लिए आर्टिफिशियल कंगन लेकर आ गया था और मैंने उसके मुंह पर वे कंगन देकर मार दिए और मैंने कहा कि अगर ये सोने के होते तो मैं कबूल कर लेती। उस दिन के बाद से उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। घर में एक सन्नाटा सा छा गया। उसे लगता कि जैसे कि कोई रहता ही नहीं है। हमारे हालात बेहतर थे, 2 वक्त की रोटी और घर में बहुत ज़्यादा आराम भी था, लेकिन मुझे उससे कहीं ज़्यादा और चाहिए था। और एक दिन काशिफ की गैर मौजूदगी में अचानक से उसका दोस्त आ गया। उसकी काली गाड़ी देखकर मैं जान गई थी कि काशिफ का ये वही दोस्त है जिसकी गाड़ी काशिफ इस्तेमाल करता था। और मेरी नज़र अब गाड़ी के मालिक पर पड़ती। मैं उससे बहुत ही अच्छे से बात करी। उसकी नज़रें भी मेरे वजूद पर थी, लेकिन ये बात मुझे पूरी नहीं लग रही थी, बल्कि मुझे तो खुशी महसूस हो रही थी कि वह मेरे हुस्न का शिकार होने वाला था। अब मुझे नज़र आ रहा था कि अगर मैं उस आदमी से सवाल करती तो मेरे अमीर होने का ख्वाब शायद कबूल हो सकता था। और यही सोचकर मैंने उसे दोबारा आने का कह दिया और वहाँ से रुखसत कर दिया। शाम को काशिफ आया तो वह पूछने लगा कि कोई आया था क्या, तो मैंने उसे बताया कि आपका दोस्त फैसल आया था। ये सुनकर काशिफ के चेहरे का रंग बदल गया। वह कहने लगा कि आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में किसी भी मर्द को अंदर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वह फिर मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। और फैसल से अब मेरी दोस्ती नहीं रही है। मुझे काशिफ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि एक वक्त वह पैसों से सवाल कर रहा था। उसकी गाड़ी दिखाकर उसने मुझसे शादी करी थी और अब उसे ही बुरा कह रहा था। मेरा पति भी कोई खास अच्छा आदमी तो नहीं था। मैंने काशिफ की एक बात को सुनकर एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और अगले ही दिन जब फैसल दोबारा मिलने के लिए आया तो मैं बहुत ही प्यार से अंदर लेकर आ गई और अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश करी और अपनी अदाओं में फंसा लिया। उसके महंगे कपड़ों और जूतों ने मुझे उसकी हैसियत का अंदाज़ा करा दिया था
और फिर वह जब भी आता तो मेरे लिए तोहफा लेकर आता। उसने मुझे कभी सोने से कम कोई चीज़ नहीं दी थी। मैं देखकर ही हैरान हो जाती थी कि ये जब आदमी मेरी ज़िंदगी में शामिल होगा तो मैं कितना सारा सोना देगा, उस पर कैसे पैसे लुटाएगा। मैं दिन रात अमीर होने के ख्वाब देखने लगी और मैं एक अपने पति को भनक भी नहीं लगने देती थी कि उसका दोस्त मेरे पति की मौजूदगी में घर पर आने लगा है। और फिर एक दिन वह मुझसे कहने लगा कि कब तक आशिफ जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारोगी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपना साथ ले चलता हूँ। ये सुनना था कि मैं हवाओं में होने लगी थी और मैं इस वक्त उसके साथ जाने का फैसला कर चुकी थी। मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और उसके साथ बड़ी सी गाड़ी में बैठ गई। उसने मेरा हाथ थामा और गाड़ी को फुल स्पीड में चला दिया। गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही थी और उतनी ही तेज़ी से मैं हवाओं में सफ़र तय कर रही थी। और फिर 1 घंटे बाद गाड़ी एक वीरान सी जगह पर रुकी जहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। मैंने एक हैरत से फैसल को देखा और पूछा कि कौन सी जगह है वह। मुझे गाड़ी से उतर कर उस झोपड़ी के अंदर ले गया और कहने लगा कि वही जगह है कि जहाँ पर तुम जैसी लड़कियों को मैं भगा कर लाता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। वह कहने लगा कि मैं हसीन लड़कियों को भगा कर यहाँ पर लेकर आता हूँ ताकि वे मेरे काम में शरीक हो जाएं और मैं पैसे कमा सकूँ। आज से तुम भी यहीं पर रहोगी और हर रात मैं तुम पर एक ग्राहक ला कर दूंगा और तुम्हारा काम है उसे खुश करने का, और फिर उससे जो पैसे हासिल हो जाएंगे वे मेरी दौलत होगी। तुम्हारी जैसी हसीन लड़कियों के पीछे कोई भी मर्द दीवाना हो जाएगा और जिस तरीके से तुमने मुझे अदाएं दिखाई है, और अगर तुम ग्राहकों को दिखाओगी तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। फैसल की बात ने तो मेरी जान निकाल दी। मुझे दौलत के लालच ज़रूर था लेकिन ऐसे काम का मैं सोच भी नहीं सकती थी। फैसल कई दफ़ा हमारे घर पर आया था और मैंने उसे अपनी अदाएं भी दिखाई लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं तो उससे शादी का ख्वाब लेकर आई थी। वह हंसकर कहने लगा कि मेरे दोस्त ने तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी करी और फिर उसे तुमने दौलत की वजह से छोड़ दिया। तुम्हें पैसे चाहिए, यही काम है जिससे हम रातों रात पैसे कमा सकते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा। मैंने इतने अच्छे पति को छोड़कर कैसे कोयले को चुन लिया। वह मुझे झोपड़ी में छोड़कर जाने लगा शायद ग्राहकों को लेने, लेकिन वह जा रहा था, मेरी जान निकल रही थी। उस वीरान झोपड़ी में मैं अकेली रह रही थी, वह भी इस इंतजार में कि कोई मुझे नोचने के लिए आने वाला है। मैंने उसके पांव पकड़ लिया और उससे इल्तिजा की कि मुझे वापस मेरे घर छोड़कर आ जाए। मुझे वह अपनी चारदीवारी याद आ रही थी जिसमें मुझे कभी घुटन का एहसास हो रहा था। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया लेकिन पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने नज़र उठाकर देखा तो काशिफ खड़ा था, वह हमारे पीछे यहाँ तक चला आया था। उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। काशिफ ने अपने दोस्त को मारना पीटना शुरू कर दिया था और फिर जब उसका दोस्त उससे माफ़ी मांगने लगा तो काशिफ कहने लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह जल्दी से नौकरी से आया था और उन्होंने फैसल को मेरे साथ आते हुए देख लिया था, इसी वजह से वह हमारे पीछे यहाँ तक आ गया। काशिफ की नज़रों में मेरे लिए नफरत थी। वे कहने लगा मैं तुम्हें आराम नहीं दिया लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने की पूरी कोशिश करी। जितना मुझसे हुआ मैं उतना पूरा किया, लेकिन फिर भी तुम अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो मुझसे तलाक लेकर आज़ाद रह सकती थी। इस तरीके से आवारा आदमी के साथ यहाँ तक तो नहीं आती। तुम्हें मालूम भी नहीं है कि उसकी करतूत, इसी वजह से मैंने उससे दोस्ती ख़त्म करी है। जब मुझे उसका असली चेहरा मालूम हुआ तो मैंने हमेशा की तरह उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों यह हमारे घर पर आया था और ये तुम्हें देखकर इसकी लाल टपक गई और तुमने भी इसके गंदे मकसद को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने काशिफ के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली और उससे कहा कि मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ। उसने अपने दोस्त के 2-4 थप्पड़ लगाए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस घर पर ले आया। उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी, वह तो ये काम चोरी छुपे करना चाहता था, लेकिन अब पकड़ा गया तो खामोश हो गया था। मुझे काशिफ की कदर आ गई थी। मैंने उससे माफ़ी मांग ली। मैं उसके साथ गरीबी में गुजारा करने के लिए तैयार थी, लेकिन अपने आप को ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो उसने मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि वह असल में मुझसे बहुत अच्छी मोहब्बत करता था। काशिफ ने अपने दोस्त के खिलाफ एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। मुझे पता चल गया कि दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर किसी को मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होता है। धन्यवाद दोस्तों।